11th क्लास के बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है एरिया स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होता है बट इन सम केसेस इट इज ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें इसको एज ए वेक्टर लेना पड़ता है, होता नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं वेक्टर नहीं होता लेकिन इसको वेक्टर मानना पड़ता है। एंड एरिया एलिमेंट, मान लीजिए स्मॉल छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, जैसे ये लिया ds और इस एलिमेंट का वेक्टर हम क्या लेंगे, ds वेक्टर। स्मॉल है, कंप्लीट एरिया के लिए नहीं आएगा, स्मॉल एरिया के लिए लेंगे। स्मॉल एरिया है तो उसको आप डायरेक्शन ले सकते हैं, इसलिए स्मॉल के लिए ds वेक्टर। अब ये पूरा वेक्टर है तो वेक्टर जो है, अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी होगी ना, कभी भी डायरेक्शन बतानी होगी कि एरिया वेक्टर की किसी भी सरफेस से डायरेक्शन क्या है। सपोज करिए हमारे पास ये सरफेस है, तो यहां पे परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर कोई भी सरफेस होगी। अगर ये सरफेस ऐसे बन जाती है और मुझे बोला जाता है कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ, इस सरफेस का, तो मैं यहां पे परपेंडिकुलर लूंगा। अगर कोई बोलेगा इस सरफेस का बताइए, अगर यहां पे पूरा क्लोज रहता है, यहां पे कोई सरफेस बनती है तो इसका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा इस सरफेस का बताइए तो इसका परपेंडिकुलर ही आ जाएगा। वट एवर सरफेस यू हैव, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इट्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए, नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। हाँ, एक और बात, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, जैसे ये है एरो अंदर, लेकिन इनवर्ड नहीं लेना है, हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर यहां पे होगा तो इसकी ये, अगर यहां पे होगा तो इसकी डायरेक्शन ये, तो इसको आप एरो मानना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है, इनवर्ड डायरेक्शन में लेना है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास क्या है, यहां पे देख सकते हैं ये सरफेस ली है, इसका स्मॉल है, ds सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर है, तो कंप्लीट वेक्टर किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर। कौन सा कंप्लीट वेक्टर, एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ये दिया है, यहां पे दिया एंड इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। जो भी एरिया एलिमेंट है उसके आउटवर्ड नॉर्मल होगा, मतलब 90 डिग्री पे होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इन यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब एक एरिया से, कोई भी एरिया आपने लिया, उसमें से कितनी लाइंस, यूनिट एरिया कितनी लाइंस को क्रॉस करके निकल रही है। कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे हमने एक एरिया लिया है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पे हमने ds एरिया वेक्टर बनाया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनको हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसका एंगल ds के साथ कितना बनना है, थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, अब इसको रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अभी बताते हैं आपको। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अब हमारे पास आता है, जैसे ये था कंसीडर, यहां पे कंसीडरेशन लिखूंगा, कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए सरफेस and area vector ds making angle theta with uniform electric field line through a surface, एक सरफेस के ऊपर। then इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। फाई फिर से बोल रहा हूं, साइन क्या आएगा, फाई साइन आएगा, फाई साइन। तो लिख लिया, हमारे पास क्या रहेगा, ई डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या रहेगा, ई ds कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आप बोल सकते हो, नाउ फ्लक्स इज आल्सो defined as the dot product of electric field intensity and
एरिया वेक्टर। इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। इसके अब कुछ हम स्पेशल केसेस लेंगे, स्पेशल केसेस लेंगे, और स्पेशल केसेस क्या है उनको देखेंगे ध्यान से। देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन पहला केस लिया, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, cos 0 1 EDS के बराबर, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम। फिर दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फ्लक्स इज इक्वल टू cos 90 0, तो हमारे पास क्या रहेगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर लेते हैं हम लेते हैं 180 के बराबर, तो cos 180 -1 होता है, देन फाई इज इक्वल टू माइनस EDS के बराबर। ओके, ये आगे तीन केसेस। लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं, फ्लक्स का मतलब किसी भी एक क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके निकल रही है, किसी भी एक क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके जा रही है। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे पाइप से पानी का फ्लो आ रहा है, कितना फ्लो आ रहा है, वो उसका क्या हो गया, हमारे पास वाटर का फ्लक्स। उसी तरह से एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके निकल रही है, ये सरफेस है, किसी भी टाइप की सरफेस हो सकती है, जरूरी नहीं है इरेगुलर, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके निकल रही है। ठीक है, ये बात याद रखना है, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। हाँ, एंगल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। अगर एंगल 0 डिग्री आता है तब हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम, मतलब पैरेलल जाएंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। लेकिन अगर 90 डिग्री पे आएगा, ये सरफेस है, ऐसे 90 डिग्री पे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। और अगर 180 डिग्री पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, या सरफेस की डायरेक्शन वेक्टर की ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में अगर 180 का एंगल है तो हमारे पास मिनिमम आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे गॉस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।